क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया है और सभी स्टूडेंट्स अब काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। तो लास्ट दिन हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। हम लोग आज देखें कि केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका क्या सही आंसर्स होगा। इसके आधार पर आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इस एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एमसीक्यूज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर है जैक के एग्ज़ाम केमिस्ट्री क्लास 12 के का एग्ज़ाम पेपर, उसी पर हम देखते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब डायरेक्शंस हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से सॉलिड सॉल्यूशन कौन नहीं है। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से सॉलिड सॉल्यूशन कौन नहीं है, इसका हिंदी अनुवाद भी है, निम्नलिखित में से कौन ठोस विलयन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जिस स्टूडेंट्स ने दिया है बहुत अच्छा आंसर, दैट इज एयरेटेड ड्रिंक्स इज द सही आंसर। एयरेटेड ड्रिंक्स इसका सही आंसर होगा। चलिए आते हैं दूसरे सवाल की ओर। विच इज द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाई 58 ग्राम्स ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको कैसे बनाएंगे आप? मोललिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोललिटी जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोललिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यहां पर दिया गया क्या है? ग्राम्स में। तो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको MB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहां पर दिया गया है ग्राम में, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम WA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राम्स में है, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये कितना आपका हो जाएगा? ये दिया गया है 58.5 बाई मोलर मास भी। NaCl का मोलर मास कितना होगा? 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये भी हो जाएगा आपको 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये भी हो गया 58.5 इंटू 1000 बाई 200। ठीक है, तो ये कैंसिल, 2 बचे 10, इसका आंसर हो जाएगा 5 मोलल इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। तीसरा सम्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसमें कहते हैं? जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? यहां ऑप्शन है रिलेटिव लोअरिंग इन फ्लूइड प्रेशर। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, फ्लूइड प्रेशर है, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए इट इज द करेक्ट आंसर। आशा है आप लोगों ने इसको ही चूज किया होगा, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स की ओर।
EMF of a cell with nickel and copper electrode will be, निकेल और कॉपर इलेक्ट्रोड का आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है। आप क्या करो, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए बच्चे ने सही बनाया है, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल is equal to E naught कैथोड माइनस E naught एनोड। दोनों का वैल्यू आपको दिया गया है, आप इसको केवल पुट कर दो, क्या हो जाएगा, E naught सेल इज इक्वल टू, आपको कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसमें आप पुट कर दो 0.34 वोल्ट माइनस 0.25 वोल्ट। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 0.59 वोल्ट। दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, ये सब आप लोगों ने बना लिया होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statements is true regarding the primary cell? प्राथमिक बैटरी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड। प्राइमरी सेल के केस में प्राइमरी सेल रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं, ये भी गलत, रिचार्ज भी नहीं किए जा सकते हैं। प्राइमरी सेल मरकरी सेल से बना हुआ सेल प्राइमरी सेल की तरह काम करता है, ये एक एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल का, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हो। जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है। तो करेक्ट आंसर, वेरी गुड, स्टूडेंट ने यहाँ सी लगाया है जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट R is converted into product P follows second order kinetics। second order kinetics इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 2। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको 4 टाइम्स कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 में 4 से गुना करें 16 एंड करेक्ट आंसर इज 16 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम शोन बिलो। ये किस ऑर्डर का है, बड़ी आसानी से समझ लें, इसमें लॉग नहीं है इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, तो डेफिनेटली इट विल बी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सही आंसर जीरो ऑर्डर। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने यही लिखा होगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ टी हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत बढ़िया आंसर दिया है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई रेट कांस्टेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, द एलिमेंट विथ एनोमेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3D सीरीज। एनोमेलस कौन कौन है, एक क्रोमियम है और एक कॉपर है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 11, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के चलते लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं? जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर। एंड वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ने भी ए ही लगाया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 13, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि एक ऑक्जेलेट ही है जिसमें 2 डोनर एटम्स हैं, इसलिए ऑक्जेलेट हो गया बाइडेंटेट लिगेंड्स, और आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, ट्राई अल्काइल हैलाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ट्राई अल्काइल हैलाइड इज फॉलोइंग अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। एक मिनट, ट्राई अल्काइल हैलाइड, बहुत सुंदर जवाब, 3-क्लोरो-3-मिथाइल पेंटेन। 3-क्लोरो-3-मिथाइल पेंटेन, देख लो इसको आप। 3-क्लोरो-3-मिथाइल पेंटेन। पेंटेन लिखने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां है 3-क्लोरो-3-मिथाइल पेंटेन, तो 3 जिधर से भी आप ले लो, ये हो गया आपको 3-क्लोरो-3-मिथाइल, और यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, यहां पर थोड़ा ध्यान दें कि ये हुआ 1 2 और 3 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन अटैच्ड है 3 दूसरे कार्बन से, एक मिथाइल ग्रुप से, एक इथाइल ग्रुप से, और इधर से इथाइल ग्रुप से। इसका मतलब तीसरा कार्बन टर्शियरी कार्बन है, इसलिए ये हुआ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब कि आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज, किनका बॉइलिंग पॉइंट्स अधिक होगा? यहाँ आपको डिफरेंट आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स दिए गए हैं। तो जो स्ट्रेट चेन आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं, उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी अधिक होता है। तो देखें दूसरा नंबर किस में है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका मतलब कि सबसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 3। तो 3 किस में पहले है? देखिए, इसमें पहले है और इसमें पहले है, उसके बाद ब्रांचिंग 1 में है। इसका मतलब कि C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ C6H5OH फिनॉल को HNO3, कॉन्क HNO3 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो OH ग्रुप इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ माने सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा? सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा? एसिडिक कौन होता है? जो आसानी से, जितना आसानी से H+ को रिलीज करे। तो यहाँ NO2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा इसको थ्रू रेजोनेंस, जिसके कारण B सबसे अधिक होगा, और ये OCH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसका सबसे कम होगा, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर होगा ए। बहुत अच्छा आंसर। नेक्स्ट आते हैं 18। इन क्लेमेंसन्स रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ, वेरी गुड आंसर, जिंक अमलगमेंट
HCl। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने। 19 में ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड किसका रिएजेंट है? इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट है। नेक्स्ट है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इन सभी के पास, इन सभी केवल एसीटल्डिहाइड को छोड़ के, ठीक है, एसिडल्डिहाइड को छोड़ के और सभी एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। यहां पर साइक्लो है, एली साइक्लिक कंपाउंड है, ये अल्फा वाला है, ये दोनों अल्फा वाले हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द रिएजेंट फॉर सेंड मेयर रिएक्शन, ये तो जाना पहचाना रिएक्शन है, कॉपर का कंपाउंड और HBr। चलिए नेक्स्ट, हिजेनबर्ग्स रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट एमाइंस इज। हिजेनबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे हम इमीन का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन इसमें होता है। नेक्स्ट आइए, विच बेस इज नॉट फाउंड इन DNA। DNA कौन नहीं पाया जाता है? एग्जैक्टली, दैट इज यूरासिल। यूरासिल RNA में पाया जाता है, DNA में यूरासिल के बदले थाइमिन पाया जाता है। तो ये रहा आपका टोटल MCQ। इसके बाद जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक इसके तुरंत बाद हम उसको भी डाल रहे हैं, और ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए और बहुत अच्छा परफॉर्म किए हों। ठीक है, इसके बाद 11th के भी जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डालते रहेंगे। ओके, हैविंग ए very good expectation towards the examination. Okay, thank you.